सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉर द रिएक्शन। ओके, एक रिएक्शन दिया है तुमको N2 प्लस 3 टाइम्स H2, इट गिव्स 2 टाइम्स NH3। ठीक है, सारी चीज़ें गैसेस फॉर्म में है, G एंड G। ओके, आगे क्या दिया है? व्हाट इज द रिलेशनशिप अमोंग, रिलेशनशिप पूछा है किसके बीच में? d ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt। ओके, दूसरा पूछा है d ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, तीसरा पूछा है d ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। ओके, इनके बीच में रिलेशनशिप पूछा है। ठीक है, तो बता देते हैं इन लोग के बीच का रिलेशनशिप क्या है। चलो, तो अब सबसे पहले तो तुमको जो है इनका रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। ठीक है, मैंने तुमको पहले एज वेल एज दूसरे वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है केमिकल काइनेटिक्स के कि इसका अपन रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये दोनों का क्या निकलने वाला है? ये दोनों का निकलने वाला है डिसअपीयरेंस, और इसका अकेले का क्या निकलने वाला है? अपीयरेंस। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ROD है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 नाइट्रोजन के लिए। तो क्या आएगा आंसर? डिसअपीयरेंस है तो माइनस में लिखते हैं अपन, माइनस d ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और किसका आएगा? H2 का आएगा। इसका क्या आएगा? माइनस d ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। और रेट ऑफ अपीयरेंस किसका आएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस आएगा ROA किसका? अमोनिया का। तो इसका क्या आएगा? d ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। तो ये है इसके रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, अभी अपने को क्या निकालना है? इन लोग के बीच का रिलेशनशिप निकालना। तो इन लोग के बीच का रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे? अपने को पहले सबसे पहले अगर अपने को रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? ROR। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? जो भी अपने पास रिएक्शन दिया है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 NH3, अपन उसके कोइफिशिएंट को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास रिएक्शन क्या है? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 NH3। तो चेक कर लो अपने पास N2 का कोइफिशिएंट क्या है? N2 का कोइफिशिएंट 1 है। अगर कोइफिशिएंट 1 है तो अपने को उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए उसके कोइफिशिएंट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। करोगे तो भी 1 का मतलब कुछ निकलता नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस d ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू, अभी हाइड्रोजन के लिए भी लिखना है। तो हाइड्रोजन के लिए कोएफिशिएंट क्या था? 3H2 था, मतलब कोएफिशिएंट क्या हो गया इसका? 3 हो गया। तो 1/3 इंटू माइनस d ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt, ये हो जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2। एंड अमोनिया का कोएफिशिएंट क्या है? 2 टाइम्स बन रहा है, मतलब इसका कोएफिशिएंट में किससे डिवाइड करोगे? 1/2, और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है। तो d ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब तुम लोग को रिलेशनशिप बताना है इन लोग के बीच में। तो ठीक है, इन लोग के बीच में रिलेशनशिप आराम से बता सकते हो। देखो, d ऑफ N2 और d ऑफ H2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? 1/3 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और मतलब ये मल्टीप्लाई करना है, N2 से डिवाइड नहीं, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और N2 और NH3 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा रिलेशनशिप हो गया। तुम अलग अलग करके लिखना चाहो तो अलग अलग इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा था, कुछ था नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन दिया है फॉर द रिएक्शन। ओके, एक रिएक्शन दिया और उसका रेट लो दिया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? फॉर द रिएक्शन CH3Br। मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट क्यों करूँ, क्योंकि रिएक्शन का कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैं डायरेक्टली उसका मेन पार्ट लिखता हूँ जो कि है रेट। क्या दिया है? रेट इक्वल्स टू K इंटू CH3, आई मीन टू से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओके, ये दिया है रेट रिएक्शन का। अभी उसने पूछा है हाउ डज रिएक्शन रेट चेंजेस इफ OH माइनस आयन इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 5। डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 5 का मतलब है तुम लोग को किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। अगर उसने इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 5 बोला होता तो तुम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं। अगर इंक्रीज बोला है
तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, और डिक्रीज बोला है तो डिवाइड बाय 5 करना है, ये चीज़ याद रखना। और जो भी फैक्टर दे, यहाँ पे 5 दिया इसके हमने 5 बोला, अगर 2 बोला होता 4 बोला होता तो उससे करते, ठीक है। मतलब डिक्रीज बोला है तो तुमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ओरिजिनल रेट ये है, और तुम्हारा जो नया उसने कंडीशन दिया है उसके हिसाब से, तो अगर मैं इसको अगर R1 मान के चलता हूँ, इसको क्या मान के चलता हूँ, R1, मेरा नया रेट क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। R2 इक्वल्स टू के इंटू CH3Br। अब इसको कितने से डिक्रीज करना है, 5 के फैक्टर से डिक्रीज करना है, ठीक है। तो 1/5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ओके। अब इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं मतलब, तो सीधी सी बात है ये भी 1 है, ओके। मतलब 1/5 1/5 आने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू के CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ओके। तो चेक करो, ये तुम्हारा जो है ये ओरिजिनली क्या है, R1 है, मतलब क्या मिल गया, 1/5 इंटू R1, तो R2 इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स R1। तो तुम्हारा क्या चेंज आएगा रेट में, तुम्हारा जो ओरिजिनल रेट है वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 5 से डिक्रीज हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, वॉट इज चेंज इन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डबल, ठीक है। ये मैंने पहला जो तुम्हारा कंडीशन था वो मैंने लिख के एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए भी वापस से अपन इसको R2 कंसिडर करेंगे, नया रेट, ओके। अब इसमें इसने क्या बोला है कि इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको डबल कर दो। अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो क्या होगा, देखो, K इंटू 2 टाइम्स CH3Br इंटू 2 टाइम्स OH माइनस आयन, ओके। दोनों का ऑर्डर क्या है, 1 1 है, तो 2:1 2 आएगा, इधर भी 2:1 2 आएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 4 टाइम्स ये तुम्हारा बच जाएगा वापस से K इंटू CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो ये चेक करोगे तो सिर्फ इतना वाला पार्ट तुम्हारा ओरिजिनली क्या है, R1 है, मतलब 4 इंटू R1, तो R2 इक्वल्स टू 4 इंटू R1। तो कितने के फैक्टर से तुम्हारा ओरिजिनल रेट इंक्रीज हुआ, बाय अ फैक्टर ऑफ 4। था एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आया तो वापस से देख लो, समझ में आ जाएगा, कुछ था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ एन ओवरऑल रिएक्शन एंड एक्सपोनेंट्स इन रेट लॉ, इन व्हाट केसेस द कोएफिशिएंट आर द एक्सपोनेंट्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर तुम लोग कोई भी अगर कंसिडर करते हो A प्लस B, सॉरी, इसका कोएफिशिएंट लेता हूँ स्मॉल b इंटू बी, इट गिव्स CC, ठीक है। ये कोई भी एक रिएक्शन है। अभी नॉर्मली अपन रेट कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू, इसका क्या रहेगा, कुछ तो ऑर्डर रहेगा, तो अपने को पता नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिकली निकाली जाती तो अपन कंसिडर करते हैं X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू, इसका भी अपने को पता नहीं तो अपन कंसिडर करते हैं Y। तो इसने पूछा है अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है परफेक्टली, तो कौन से केस में इसके जो एक्सपोनेंट्स रहेंगे वो इक्वल टू इसके कोएफिशिएंट रहेंगे, क्या रहेंगे, इसके कोएफिशिएंट। तो कौन से केस में, तो ये चीज़ जरूरी नहीं है कि हमेशा x इक्वल्स टू a हो और y इक्वल्स टू स्मॉल b हो, मतलब x इक्वल्स टू स्मॉल a एंड y इक्वल्स टू स्मॉल b हमेशा ऐसा हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई केसेस में होता है, कोई केसेस में नहीं भी होता है। तो जो केस में x और a का वैल्यू सेम रहेगा वही केस में इसका जो कोएफिशिएंट है इसका एक्सपोनेंट बन सकता है, सिमिलरली इसका जो कोएफिशिएंट है वो इसका एक्सपोनेंट बन सकता है। सारे केस में नहीं बन सकता। कौन से केस में बन सकता है, जब प्रैक्टिकली जो चीज़ आ रही है वो चीज़ और जो तुम लोग ने कोएफिशिएंट लगाया है थियोरेटिकली अगर वो सेम है, वही कंडीशन में इसका कोएफिशिएंट और इसका एक्सपोनेंट सेम रहेगा, नहीं तो बाकी कंडीशन में सेम नहीं रहेगा, ठीक है। चलो ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था पहले ही वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक्चुअली तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस से निकाल दिया गया। ये जो क्वेश्चन 2 का 4 है ये कोलिजन थ्योरी पे डिपेंड करता है, जो तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस से निकाल दिया गया। तो एक बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जाने दो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है किसी भी चीज़ का, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब तुमको याद होगा SN1 SN2 रिएक्शन में भी अपन पढ़ते हैं कि ऐसा अपन कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो ये जो रिएक्टेंट और ये जो तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है, तो इन लोग के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, ये जो एनर्जी का गैप होता है, इसको ही अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ई है। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, एक डेफिनेशन इसका ये बनेगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट, कि
इतनी एनर्जी लग सॉरी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। या तो इसका दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, द हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर। ये क्या है, हाइट है किसका, एनर्जी बैरियर। द हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर इन द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। याद करो SN1 SN2 में अपन पढ़ते हैं ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसके अंदर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कुछ ऐसा, व्हाट आर द यूनिट्स, ओके व्हाट आर द यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे यूनिट्स बताना है। चलो लिखते हैं, 6 का क्या पूछा है, यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट, किसके लिए, के लिए। यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, जीरो एज वेल एज सेकेंड, ये दोनों ऑर्डर के लिए तुम लोग को के का यूनिट लिखना है। ठीक है, तो पहले तो के का जनरल यूनिट तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, ये इसका जनरल यूनिट है। ओके, अब यहाँ पे एन का वैल्यू पुट करो, मतलब ऑर्डर का वैल्यू पुट करो, तुमको के का डिफरेंट यूनिट मिलता चलेगा। चलो ट्राई करते हैं। पहले किसके लिए, जीरो ऑर्डर, मतलब एन का वैल्यू जीरो, तो अगर मैं पहले जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूँ, फॉर जीरो ऑर्डर, तो एन का वैल्यू क्या पुट करूंगा, एन का वैल्यू जीरो पुट करो, तो क्या मिल जाएगा, के इक्वल्स टू मोल पर लीटर। ओके, 1 माइनस जीरो मतलब 1, एनीथिंग रेज टू 1 माइनस जीरो इज 1। यहाँ पे आ जाएगा टाइम इनवर्स, मतलब मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर तुमको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखना है तो एन का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे एन का वैल्यू तुमको पुट करना पड़ेगा 2। क्या पुट करना पड़ेगा, 2। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा इक्वल्स टू 2। तो पुट करो यहाँ पे, एन का वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर। यहाँ पे आ जाएगा -1 मतलब इनवर्स इनटू टाइम। टाइम की जगह पे तुम लोग टाइम लिखोगे तो भी चलेगा, या तो इसको सेकंड, मतलब टाइम का नॉर्मल यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो सेकंड इनवर्स लिखोगे तो भी चलेगा, टाइम इनवर्स लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है खास। तो मेरे हिसाब से सेकंड ही लिखो, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो, प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ठीक है, आगे समझ में, एकदम सिंपल था। तो बेसिक क्या है, तुमको ये याद होना चाहिए, तुमको ये जनरल इक्वेशन याद होना चाहिए, 1 माइनस एन वाला। तो एन का वैल्यू पुट करते चलोगे, तुम लोगों को डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिट्स मिलते चलेंगे के। ओके, तो ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो जनरल इक्वेशन है ये तुमको याद होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे बात, ओके उसने ऑलरेडी पूछा है, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड्स, तो सेकेंड ही लिखो तो बेटर रहेगा। चलो अब बात करते हैं सेवेंथ क्या है, राइट अरिनेस इक्वेशन। तो ये भी तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस कोविड की वजह से निकाल दिया गया है, तो इसको अपन नहीं लेते। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, ये अपने सिलेबस में है, इसको निकाला नहीं है, तो इसको अपने को देखना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो स्टेप होता है, अगर तुम्हारा सपोज कर लो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में से सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किससे बनते हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन से बनते हैं, सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन से बनते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्री रिएक्शन में से जो सबसे स्लो रहेगा, वो रहेगा तुम्हारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या है रेट डिटरमिनिंग स्टेप का, द स्लोवेस्ट स्टेप, इट इज द स्लोवेस्ट, पूरा डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ मेन पॉइंट लिख रहा हूँ। इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स इज कॉल्ड एज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। मतलब जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में, उसमें से जो सबसे स्लोवेस्ट एलिमेंट्री स्टेप रहेगा उसको बोलेंगे अपन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि रेट अपने को एलिमेंट्री रिएक्शन से ही पता चलता है। ओके, एकदम सिंपल है, कुछ था नहीं इसमें। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट, ओके, के एंड हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर के बीच में तुम लोग को क्या बताना है, के का रिलेशन बताना है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं के का क्या रिलेशन है। तो पहले अपन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, तो पहले अपन किसके लिए देखते हैं, पहले अपन जीरो ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला है हाफ लाइफ टाइम और के बीच का, कि टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k, ये इसका फॉर्मूला है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो बस तुमको दो फॉर्मूला लिखना है, यही इसका रिलेशनशिप है के और टी हाफ के बीच में। ओके, एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है,
हाउ डू, ओके क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, हाउ डू हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन चेंज विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही क्वेश्चन का आगे इसको कंटिन्यू किया क्वेश्चन नंबर 10 में। इसने पूछा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो तुमको अच्छे से दिख रहा है कि टी हाफ जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर की बात करो, टी हाफ और जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए जीरो, मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है तुम्हारे हाफ लाइफ टाइम पे, मतलब ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो हाफ लाइफ टाइम भी घटेगा। किसका, ओनली फॉर जीरो ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर में तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे टी हाफ में के फॉर्मूले में कहीं भी तुमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन से केस में, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये था इसका क्वेश्चन का आंसर, एकदम सिंपल था। ठीक है, तो कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल आंसर इट। और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।